लास्ट वीडियो में हमने डेविशन एवं जर्मर प्रयोग का एक्सप्लेनेशन किया था। तो जो डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट है उस पर जो बेस्ड है वो न्यूमेरिकल नंबर 6 जो आंकिक प्रश्न है वो हमने बुक का आंकिक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ रखा है। अब हम उसको सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, जो डेविसन है जर्मर प्रयोग पर आधारित था। तो ये इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले देखिए पढ़ते हैं और ये इस क्वेश्चन की थ्योरी को नोट करते हैं। इसमें जो दिया है उसको यहाँ पर नोट करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, ये डेविशन एवं जर्मर प्रयोग में ये लिखा हुआ है, डेविशन एवं जर्मर प्रयोग में प्रथम कोटि का मतलब है n बराबर 1। अगर द्वितीय कोटि हो गई तो n बराबर 2, तृतीय कोटि होगी तो n बराबर 3। तो कोटियों की जो संख्या होती है वो हम उसको n मानते हैं। तो यहां से सॉल्यूशन इसका लिखते हैं। तो देखिए प्रश्न से n बराबर 1 यहां लिख देते हैं प्रथम कोटि। जो कोटि होगी उसको लिखेंगे। तो n बराबर 1 है, प्रथम कोटि का विवर्तन प्रेक्षित किया जाता है। अगर द्वितीय कोटि का विवर्तन प्रेक्षित किया जाता है तो n बराबर 2, तृतीय कोटि का किया जाता है तो n बराबर 3। तो ये प्रथम कोटि का विवर्तन प्रेक्षित किया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न से मैंने n बराबर क्या लिखा, 1 लिखा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें लिखा है त्वरक वोल्टता का मान 54 वोल्ट है। त्वरक वोल्टता, जो त्वरक वोल्टता होती है वो होती है V। ठीक है, तो यहां लिखते हैं त्वरक वोल्टता। त्वरक वोल्टता V बराबर दे रखा है 54 वोल्ट दे रखा है। और ये डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है वो कितने पर प्रूफ हुआ था, 54 वोल्ट पर हुआ था और 50 डिग्री कोण पर प्रयुक्त हुआ था ये। ठीक है, यदि प्रयुक्त निकल क्रिस्टल के परावर्तक तलों के मध्य की दूरी 0.92 एंगस्ट्रॉम। तो मैंने पीछे बताया था कि परावर्तक तल जो है उनके मध्य की जो दूरी है वो यहाँ पर कितना है, 0.92 एंगस्ट्रॉम। जो दे रखी है उसी को नोट करेंगे। तो यहां लिखेंगे एनआई क्रिस्टल के परावर्तक तलों के मध्य की दूरी, ये डी बराबर दे रखा है 0.92 और एंगस्ट्रॉम ये दे रखा है। कितना दे रखा है, स्मॉल डी बराबर 0.92 एंगस्ट्रॉम। ये निकल क्रिस्टल के परावर्तक तलों के मध्य की दूरी दे रखी है। विवर्तन कोण पूछा गया है। यहां से देखिए विवर्तन कोण ज्ञात करो, ये है। तो विवर्तन कोण क्या है, थीटा, यहां पर क्वेश्चन मार्क है, ये हमें निकालना है। तो एक बार दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ देते हैं और ये समझा देते हैं, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। मैंने डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट आपको करवाई दिया है। तो यहां से दोबारा से देखिए, डेविसन एवं जर्मर प्रयोग में प्रथम कोटि का विवर्तन प्रेक्षित किया जाता है। प्रथम कोटि का मतलब है n बराबर 1 प्रथम कोटि के लिए। त्वरक वोल्टता का मान 54 वोल्ट है। तो त्वरक वोल्टता V बराबर कितने दे रखी है, 54 वोल्ट, और 50 डिग्री कोण पर ये प्रूफ किया गया था और सही पाया गया। यदि प्रयुक्त निकल क्रिस्टल के परावर्तक तलों के मध्य की दूरी 0.92 एंगस्ट्रॉम हो तो विवर्तन कोण का मान ज्ञात करो। देखिए, तो प्रथम कोटि के लिए हमने यहां से प्रश्न से n बराबर 1 प्रथम कोटि लिख रखा है। त्वरक वोल्टता V बराबर 54 वोल्ट लिख दिया। निकल क्रिस्टल के परावर्तक तलों के मध्य की दूरी स्मॉल d बराबर 0.92 एंगस्ट्रॉम ये लिख दी। और थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क है। विवर्तन कोण का मान ज्ञात करना है कि कितने कोण से ये विवर्तन हुआ, इतने पर 0.92 एंगस्ट्रॉम पर। ठीक है, अब यहां से सबसे पहले हमने एक इक्वेशन उसमें यूज किया था, ब्रेग समीकरण। तो यहां से लेते हैं ब्रेग समीकरण से। ब्रेग समीकरण है, यहां से है 2d sin थीटा बराबर है n लैम्डा। ठीक है, ये ब्रेग समीकरण है। तो यहां पर लगा दीजिए। तो 2 और d की वैल्यू कितनी है, 0.92 और एंगस्ट्रॉम है। और यहां से sin थीटा हो गया बराबर n का मान 1 और यहां से लैम्डा हो गया। ठीक है, ये d का मान पुट कर दिया हमने ब्रेग समीकरण में। n बराबर 1 प्रथम कोटि है। ठीक है, लिख दिया यहां पर n बराबर 1। अब ये देखिए 2 इंटू 0.92 एंगस्ट्रॉम साइन थीटा इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा, ये हो गया।
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18 1.84 एंगस्ट्रॉम इंटू साइन थीटा बराबर लैम्डा। यहां तक आ गया, ठीक है। अब इसकी जो थ्योरी है उसको इरेज कर देते हैं, इसको थ्योरी को यहां से हटा दिया। अब आगे यहां पर इसको ऊपर सॉल्व कर देंगे। देखिए ये लैम्डा बराबर यहां से 1.84 एंगस्ट्रॉम इनटू साइन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दीजिए आप यहां पर, ठीक है ना। ये इतना आ गया। अब हम दे ब्रोगली समीकरण भी है, हमने जो उसमें डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में दे ब्रोगली समीकरण लिया था इलेक्ट्रॉन के लिए, इसमें दे ब्रोगली लिखते हैं, दे ब्रोगली समीकरण से। दे ब्रोगली जो समीकरण था लैम्डा बराबर 12.27 बटे अंडर रूट बी और एंगस्ट्रॉम, ये था लैम्डा बराबर 12.27 बटे अंडर रूट बी एंगस्ट्रॉम, ये था। और बी बराबर हमने देखिए यहां पर कितना वोल्ट है, त्वरक वोल्टता कितनी है इसकी 54 वोल्ट, तो बी बराबर कितना है यहाँ पर 54 वोल्ट, ये लिख लिया और इसमें लगा दीजिए। तो लैम्डा बराबर 12.27 अपॉन अंडर रूट कितना हो गया 54, ठीक है 54 हो गया। और ये भी एंगस्ट्रॉम में आ रहा है, तो यहां से 12.27 अपॉन ये अंडर रूट जो 54 है इसकी जो वैल्यू है वो हम यहां से निकालते हैं। तो ये देखिए अंडर रूट जो 54 है इसकी जो वैल्यू आ गई वो यहाँ पर कितनी आ गई 7.348, ये इसका वर्गमूल आ जाता है। अब आप इसको यहां से थोड़ा सा और हटा देते हैं यहां से, तो इसमें देखिए लैम्डा बराबर कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर, ये रह गया आपका 12.27 अपॉन 7.348 एंगस्ट्रॉम, ये था। इसको सॉल्व कर लीजिए, लैम्डा बराबर 1.67, ये जो कैंसिल करेंगे ना तो 1.67 एंगस्ट्रॉम इतने बार ये कट जाएगा और इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। 12.27 में कितने का भाग लगा दें 7.348, इतने का भाग लगा दें तो 1.67 एंगस्ट्रॉम इतने बार ये रह जाता है। तो यहां से आगे देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों में लैम्डा की वैल्यू है। यहां पर लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में कितनी है 1.48 एंगस्ट्रॉम इनटू साइन थीटा, और यहां पर इक्वेशन सेकंड में कितनी है लैम्डा बराबर 1.67 एंगस्ट्रॉम। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 में देखिए कितना है 1.84 एंगस्ट्रॉम इनटू साइन थीटा बराबर 1.67 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम हटा दीजिए, काट दीजिए, और ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1.67 अपॉन 1.84, ये बचा। तो 1.67 साइन थीटा बराबर 1.67 अपॉन 1.84, इसको कैंसिल कर दीजिए तो यहां से आ जाएगा 0.90, इतने बार ये कट जाएगा। तो यहां से साइन थीटा बराबर आ गया 0.90, तो थीटा बराबर यहां से साइन इनवर्स और 0.90, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू होती है वो 65 डिग्री कोण की होती है। या तो इतना लिख सकते हैं आप, या इसको यहां लिख सकते हैं थीटा बराबर 65 डिग्री। ये जो वैल्यू है ना साइन थीटा बराबर 0.90, ये 0.90 जो वैल्यू है वो साइन में 65 डिग्री कोण की होती है। तो थीटा बराबर कितना हो गया 65 डिग्री। तो यहां से विवर्तन जो कोण है वो कितना आपका मिला 65 डिग्री कोण पर विवर्तन हुआ। 54 वोल्ट और 0.92 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य पर जो विवर्तन कोण है वो कितना आ गया 65 डिग्री, दैट इज आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 11 है जो मैंने आपको डू योरसेल्फ करने को बोल दिया था। अब नहीं, अगर जिनसे बच्चों से नहीं हो पा रहा है वो यहाँ पर देख सकते हैं इसको जो, ठीक है। तो देखिए ये पेज नंबर 319 पर है और इस क्वेश्चन को देखिए, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं और यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूं। एक धात्विक सतह को 8.5 इंटू 10 टू द पावर 14 8.5 × 10⁻14 हर्ट्ज के प्रकाश से प्रदीपन करने पर इससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा 0.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। एक धात्विक सतह है
ठीक है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 8.5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज है। तो इससे प्रकाश से प्रदीपन करने पर जो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो कितनी दे रखी है 0.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दे रखी है। इसी सतह को, अब ये कह रहा है कि इसी सतह को 12 गुणा 10 की घात 14 से के प्रकाश से प्रदीपन करने पर उत्सर्जित प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा 1.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। ठीक है, अगर इसी को हम कितने 12 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज के प्रकाश से प्रदीपन करने पर उत्सर्जित प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा 1.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, तो धातु का कार्यफलन बताइए। तो धातु का क्या पूछा है, कार्यफलन वर्क फंक्शन पूछा है। तो यहां से लिखे प्रश्न से ये देखिए धात्विक सतह, कौन सी सतह है, धातु की सतह है। धात्विक सतह पर न्यू बराबर कितना 8.5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज का प्रकाश डालने पर के मैक्सिमम जो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी दे रखी है 0.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दे रखी है। एक धात्विक सतह है, उस पर क्या डाला जा रहा है, न्यू बराबर 8.5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज का प्रकाश डाला जा रहा है। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा जो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है उनकी गतिज ऊर्जा कितनी है 0.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यदि इसी धात्विक सतह पर न्यू बराबर 12 गुणा 10 की घात 14, अब ये जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा दी, आवृत्ति बढ़ा दी, प्रकाश जो डाला जा रहा है वो इससे और अधिक आवृत्ति का प्रकाश इस सतह पर डालते हैं। तो न्यू बराबर 12 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज, इस पर प्रकाश डाल दिया गया, इतना प्रकाश डाल दिया गया। तो प्रकाश डालने पर जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो काइनेटिक एनर्जी है, तो यहां से के मैक्सिमम जो हो गई वो कितनी हो गई 1.92 एंगस्ट्रॉम, ये प्राप्त होती है। अगर इतना प्रकाश डालते हैं धात्विक सतह पर 8.5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज का प्रकाश डालते हैं तो के मैक्सिमम बराबर 0.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। यदि इसी धात्विक सतह पर न्यू बराबर 12 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे तो उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी मिल रही है, के मैक्सिमम बराबर 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी ऊर्जा अधिकतम प्राप्त हो रही है। अब इस स्थिति में, इस वाली स्थिति में यहां से कार्यफलन फाई नॉट का मान क्वेश्चन मार्क है, फाई नॉट पूछा गया है, तो फाई नॉट हमें यहां से निकालना है। अब ये सब जो चीजें हैं वो आती हैं प्रकाश विद्युत समीकरण में। ठीक है, कार्यफलन आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो कार्यफलन वर्क फंक्शन किस पर निर्भर नहीं करता, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर निर्भर नहीं करता है। अतः प्रकाश विद्युत, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, तो प्रकाश विद्युत समीकरण है एच न्यू बराबर हो गया हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर प्लस फाई नॉट, ये प्रकाश विद्युत समीकरण होता है। प्रकाश विद्युत समीकरण में वैल्यू पुट करेंगे तो ये प्लांक नियतांक एच है, न्यू आवृत्ति है, तो प्लांक नियतांक की वैल्यू हम जानते हैं 6.62 और 10 टू द पावर कितनी होती है यहाँ पर 34। ठीक है, ये 34 होती है और माइनस की, तो यहाँ पर देखिए इनटू आवृत्ति कितनी हो गई, इसकी कितनी आवृत्ति पर निकालना है, हम इस आवृत्ति पर निकालना है। तो 12 गुणा 10 की घात कितना हो गया 14 बराबर 1/2। ठीक है, सॉरी इसको हटा दीजिए, ये इसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, के मैक्सिमम है ये, तो के मैक्सिमम की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस फाई नॉट, ये वैल्यू यहाँ से दे रखी है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ये अपना पूरी वैल्यू लिख ली हमने। अब देखिए यहाँ से गुणा करिए, 12 का गुणा यहाँ से करेंगे 6.62 इंटू 12 और ये 34 है और ये 14 है, तो कितना रह गया -20। यहाँ से 1.92 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में चेंज कर दीजिए, या फिर हम आगे और देखेंगे इसको ऐसे ही रहने दीजिए।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 5 नॉट, अभी चेंज नहीं किया हमने, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 दूनी 24 हासिल की 2, 12 और 72 और 2 74, ठीक है, हासिल की 7 7 72 7, ये हो जाएगा। और यहाँ से 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, और 10 की घात कितनी होगी -20, और ये हो गया 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 5 नॉट। ये जूल में वैल्यू आ रही है वाली, और इधर की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो अलग अलग वैल्यू है ये। इन वैल्यूओं में हम इनको जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही चेंज करेंगे। तो ये इस वैल्यू को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे, तो इसके लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे, तो 79.44 × 10⁻⁻20 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दीजिए, और ये आएगा 1.92 eV प्लस क्या हो गया 5 नॉट। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखिए दशमलव यहां से यहां ले आइए, तो ये हो जाएगा 7.944 × 10⁻⁻19, ये एक पावर यहां से इधर आ जाएगी माइनस की, तो पॉइंट आगे चला जाएगा और -19 रह जाएगा, और यहां से 1.6 ये रह जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 और 1.92 eV प्लस ये 5 नॉट। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, तो यहां से 7.944 अपॉन 1.6 इक्वल्स टू 1.92 eV प्लस 5 नॉट, ये बचा, ठीक है। तो दोबारा एक बार यहां से ऊपर से रिपीट कर देते हैं कि कार्यफलन आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करता है, अतः प्रकाश विद्युत समीकरण से, तो प्रकाश विद्युत समीकरण ये है आपका h न्यू बराबर हाफ mp मैक्सिमम स्क्वायर प्लस 5 नॉट। h की वैल्यू प्लांक नियतांक 6.62 10⁻34 और न्यू 12 × 10⁻14 लगा दिया, बराबर ये k मैक्सिमम की वैल्यू होती है जो पीछे दे रखी है आपको 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 5 नॉट। इन दोनों का गुणा कर दिया मैंने, 12 का गुणा 6.62 से कर दिया तो ये आ गया, और माइनस ये 20 रह गई 1.92 eV प्लस 5 नॉट। अब इन दोनों का गुणा करते हैं तो 79.44 × 10⁻⁻20 ये रह गया 1.92 eV प्लस 5 नॉट, ठीक है। ये जूल में वैल्यू है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें कार्यफलन निकालना होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस वैल्यू को चेंज कर लीजिए, तो 79.44 × 10⁻⁻20 में भाग लगा दीजिए 1.6 × 10⁻⁻19 का। अब यहाँ से एक पावर यहाँ आ जाएगी, तो ये पॉइंट है ना, ये वाला ये आगे चला जाएगा और -19 रह जाएंगे, तो 7.944 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 10⁻⁻19 19 19 19 10 की घात 19 कट गए यहाँ पर माइनस के, तो यहाँ पर रह गया 7.944 अपॉन 1.6 और इधर रह गया 1.92 eV प्लस 5 नॉट, इतना यहाँ से रह गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये कितने बार कटेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखते हैं इसको, देखिए तो मैंने ऊपर लिख लिया यहाँ पर 7.944 अपॉन 1.6 और इधर लिख दिया 1.92 eV प्लस ये 5 नॉट, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, यहां से ये आएगा 4.965, इतने बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 1.92 eV प्लस ये 5 नॉट। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये 5 नॉट बराबर 4.965 माइनस 1.92, ठीक है ना, और ये eV, और इसको आप घटाएंगे तो ये 3.045 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतने बार ये यहां से घट करके वैल्यू आएगी। अब जो पीडीएफ फाइल में दे रखा है वो ध्यान रखें एक बार, ये जो वैल्यू दे रखी है ना 1.92, ये उससे नहीं किया है, वो पहले वाले जो वैल्यू से कर दिया है, जिसमें कि फ्रीक्वेंसी 8.5 × 10⁻14 हर्ट्ज है, और उसमें जो कार्यफल उसमें जो के मैक्सिमम की जो वैल्यू दे रखी है ना पहली वाली वैल्यू, उससे इसको सॉल्व कर दिया गया है। पहली वाली जो वैल्यू है 0.52 eV है, ठीक है, तो उससे सॉल्व कर दिया, तो इससे सॉल्व, क्योंकि वो तो पहले कह ही रहा है कि इतने पर है, इतने पर बताइए, तो इससे ये मेन रूप से इससे ये सॉल्व होगा, दैट इज आंसर। तो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया 3, लगभग हम लिख सकते हैं यहाँ इसको 5 नॉट इक्वल्स टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इसका आंसर मेन तो यही होगा, पीछे की वैल्यू को हमने यहां से छोड़ दिया, दैट इज आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, अभी हमने न्यूमेरिकल करवा दिया आपको, पूरी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हो गए, ठीक है, और एग्जांपल्स भी सॉल्व हो गए। अब ये कुछ एक आध पॉइंट जो रह गया उसको एक्सप्लेन करते हैं और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक टॉपिक ये है, और एक इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक प्रदर्शन है, वो नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे उसको। तो यहाँ पर जो टॉपिक है वो ये है प्रकाश की द्वितीय प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो प्रकाश की द्वितीय प्रकृति, अब हम जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 12 में कुछ प्रकाश की प्रकृति के बारे में पढ़ा था। जैसे वैज्ञानिक न्यूटन ने एक कणिका का सिद्धांत दिया, और वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा कि प्रकाश कणों के रूप में गति करता है। तो उससे जो प्रकाश की कुछ घटना है, न्यूटन के कणिका सिद्धांत से प्रकाश के कुछ घटना है उनका एक्सप्लेनेशन नहीं हो सका, इसलिए उस सिद्धांत को नहीं माना गया। फिर उसके बाद और वैज्ञानिक आए, ठीक है, जैसे माइकलसन मोरले है, ठीक है, हाइजेनबर्ग है, हाइगेन है, ठीक है, और क्लार्क मैक्सवेल है। इन्होंने सभी ने मिलकर के प्रकाश की जो प्रकृति है वो तरंग रूप की प्रकृति को बता दिया। और क्लार्क मैक्सवेल ने कहा कि प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है, और ये प्रकाश की चाल से गति करता है। ये जो तरंगे हैं वो उन्हें अनुप्रस्थ तरंगों का नाम दिया गया, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगों के संचरण के लिए कोई माध्यम आवश्यक नहीं होता है। इसलिए हमने कहा कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो दो प्रकार की हुई, एक तो कणीय रूप की हुई और एक तरंग रूप की हुई। तो कुछ घटनाएं प्रकाश के कणीय रूप से समझाई जा सकी, ठीक है, लेकिन पूरी जो घटनाएं हैं वो इस कणीय सिद्धांत से, न्यूटन का कणिका का सिद्धांत है उससे समझाई नहीं जा सकी, इसलिए इसको आगे हमने और एक्सप्लेन किया। तो उसमें जो क्लार्क मैक्सवेल है, और हाइगेन है, ठीक है, और माइकलसन मोरले है, और बहुत से वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबने जो मिलकर के जो थ्योरी दी वो कहा कि प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है। तो प्रकाश की दो प्रकार की प्रकृति हुई, एक तो कणीय रूप की हो गई और दूसरी तरंग रूप की हो गई। तो यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ से कि प्रकाश में घटनाएं, प्रकाश में बहुत सी घटना होती है, ठीक है, प्रकाश की जो घटना है वो हम पीछे आपको पढ़ा भी चुके हैं। तो प्रकाश में घटनाएं जैसे कॉम्पटन प्रभाव, ये प्रकाश की घटना है, रमन प्रभाव, ये भी प्रकाश की घटना है, ठीक है, ये हमने आपको नहीं पढ़ाया, हालांकि इसमें आपके यहाँ कोर्स में नहीं है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये तो हमने इसी चैप्टर में पढ़ा रखा है, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश के फोटोन प्रतिरूप, ये प्रकाश का फोटोन हमने अभी पढ़ाया, फोटोन की अवधारणा पढ़ाई थी, द्वारा समझाए जा सकते हैं। तो ये समझिए कि प्रकाश में घटना जैसे कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव, ठीक है, ये शायद आपकी केमिस्ट्री में होंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश के फोटोन प्रतिरूप द्वारा समझाए जा सकते हैं। तथा परावर्तन, परावर्तन हम पढ़ा चुके हैं चैप्टर नंबर 11 में, अपवर्तन भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 11 में व्यतिकरण भी पढ़ा दिया आपको, फिर विवर्तन है, फिर ध्रुवण है आदि, ये सभी प्रकाश की घटना है। तथा परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि में प्रकाश का व्यवहार तरंग प्रकृति का होता है। ये पीछे हमने आपको बताया भी है कि प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। ध्रुवण में आ गया था कि ध्रुवण की घटना केवल अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगों में उत्पन्न होती है। अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं उनको संचरण के लिए, उनके चलने के लिए कोई माध्यम आवश्यक नहीं है, और ये प्रकाश के माध्यम, प्रकाश के जो गति है उससे गति करती है। अगर माध्यम है तब भी गति कर सकती है, और विदाउट मीडियम में भी गति कर सकती है। तो परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि में प्रकाश का व्यवहार तरंग प्रकृति का होता है। इस प्रकार की परिघटनाओं को, ये सभी जो घटना है, इस प्रकार की परिघटनाओं को कण प्रतिरूप द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। ये जो घटना है परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये जो घटना है वो तरंग प्रकृति द्वारा इनका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, कण रूप से इनका एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते, इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। तो मैंने यहाँ लिख दिया, इस प्रकार की परिघटनाओं को कण प्रतिरूप द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि प्रकाश की प्रकृति, अब दोनों से स्पष्ट हो गई कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो कैसी होती है। एक तो कणीय रूप की, मैंने यहाँ लिख दिया कणीय रूप, पार्टिकल फॉर्म में होती है, ठीक है, कणीय रूप की होती है, एवं तरंग रूप की होती है। तो दूसरा ये रूप है, यहां से देखें, ये तरंग रूप है, वेव फॉर्म है, तरंग रूप की होती है। अतः प्रकाश की द्वितीय प्रकृति होती है। तो प्रकाश की द्वितीय प्रकृति कौन सी हो गई, एक तो कण के रूप की हो गई, और दूसरी कौन से रूप की हो गई, प्रकाश के
रूप की और तरंग रूप की हो गई। तो एक बार दोबारा से यहाँ तक पहुंचते, प्रकाश में घटनाओं जैसे कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश के फोटोन प्रतिरूप द्वारा समझाए जा सकते हैं तथा परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि में प्रकाश का व्यवहार तरंग प्रकृति का होता है। इस प्रकार की परिघटनाओं को कण प्रतिरूप द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि प्रकाश की प्रकृति कणीय रूप एवं तरंग रूप की होती है, अतः प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है।